पटेरिया। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ा करिश्माई निर्णय लिया है। 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और एक राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा। इसके साथ ही कयास लगने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इन जो दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है, इनमें से एक केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि पार्टी ने इतने बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश के इस छोटे चुनाव में झोंक दिया है। प्रहलाद जी, पहला सवाल तो यही कि क्या कारण है कि आप जैसे बड़े लोगों को जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इस मैदान में उतरना पड़ा। ये भाषा कांग्रेस की रही है, जो उन्होंने हम लोगों को बड़ा नेता बना दिया। कभी छुटभैया भी बोलते थे, आजकल वही बड़ा नेता बोल रहे हैं। विधानसभा के लीडर होते हैं आप लोग कम से कम। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। मैं तो कह ही सकता हूँ, मैं 4 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी जो फैसला करे उसको उसी कार्यकर्ता के मनोभाव से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अटकलबाजियां तो उनके बारे में लगनी चाहिए जो कांग्रेस के नेता बोलते थे कि 6 महीने पहले हमारी सूची जारी हो जाएगी, ऐसी तैयारी है। अब तो 30-32 दिन ही बचे हैं, अभी तक उनका नामो निशान नहीं है। हमने नहीं कहा था ये, लेकिन हमने 100 दिन पहले कर दिया घोषित पहली सूची। तो ये जो फर्क है, ये कार्य प्रणाली का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता है, और मैं नहीं मानता कि केंद्रीय मंत्री कोई अलग से ओहदा होता है। मैं देखता हूँ कि हम लोग 86-87 में यही टीम, जो खास करके मंत्री हैं या राष्ट्रीय महामंत्री जो जिक्र आप कर रहे हैं, हम सब युवा मोर्चे में यही एक कमरे में सोते थे। पार्टी ने फैसला किया कि आप सब राज्य की राजनीति में अपना काम करिए, सब वापस आए। युवा मोर्चा के दौर में सब एक कमरे में सोते थे, एक गाड़ी में घूमते थे, एक जैसा काम करते थे। अब प्रतिद्वंदी से सामने खड़े होकर दिख रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, और ये कहीं से भी जो दुविधा कांग्रेस पैदा करना चाहती है, ये दुविधा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता। अभी आपने कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, वो आरोप लगा रही है। कांग्रेस में ये होता था कि कई बड़े नेता चुनाव लड़ते थे, कयास लगते थे कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा, कई चेहरे मुख्यमंत्री पद के होते थे। भारतीय जनता पार्टी में 2003 से देख रहे हैं, उमा भारती चेहरा थी, 2008 में शिवराज सिंह चेहरा थे, 2013 में शिवराज सिंह चेहरा थे, 2018 में शिवराज सिंह चेहरा थे। इस बार पार्टी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन आप हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, और कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह, एक पूरी फौज उतार दी है चुनाव मैदान में, जिनमें मुख्यमंत्री का अक्स लोग देख रहे हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री? नहीं, मुझे लगता है कि सटकलबाजी में पड़ना ही नहीं चाहिए। हम 5 राज्यों के चुनाव में गए हैं, सामूहिक नेतृत्व के कारण गए। ये पार्टी हर बार फैसला करती है, ऐसा सीक्वेंस नहीं है। बाकी जगह पर जहां पर हमने नहीं भी किया है, इस बार 5 राज्यों के चुनाव में ऐसा कोई फैसला नहीं है। कहीं होता और कहीं नहीं होता तो फिर सवाल उठता था। जब 5 राज्यों में हमने एक सी नीति तय की है केंद्र ने, तो मुझे लगता है इसमें कोई अटकलबाजी होनी नहीं चाहिए। तो क्या इसे कयास लगता है कि 2024 के चुनाव में भी इसी तर्ज पर जाएंगे, कोई चेहरा नहीं होगा लोकसभा चुनाव के लिए? मुझे लगता है इसका रिलीवेंस ही नहीं है, अभी इस पर कोई विचार करने, इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत में नहीं। चुनाव दर चुनाव पार्टी अपनी नीतियां बनाती है, ये पिछला अतीत भी है। प्रहलाद जी, देखा जाए तो जो लोग कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, पहले से टिकट मिल गया। राकेश सिंह जी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बाकी नेताओं की। आप पहले व्यक्ति थे जिनने आभार व्यक्त किया पार्टी का कि आपको विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में उतारा। तो क्या आप लोगों को पहले से कोई संकेत था कि आपको चुनाव लड़ना है, या अचानक ही आप लोगों को टिकट दे दिया गया? ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे संदेश बाकी लोगों को मिला है, वो संदेश मुझे भी मिला। अब जनता के प्रतिनिधि है, जनता तक सही बात तो जाए। नहीं, मुझे लगता है ये काम आप लोगों का भी है, थोड़ा जांच पड़ताल करिए कि कैसे होता है। और मुझे लगता है व्यक्तिगत बयानों के मामले में व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी का एहसास सबको है, और उसी जिम्मेदारी को लोग पूरा कर रहे हैं। वही कैलाश जी बढ़िया चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बाकी जगह भी प्रचार करने के लिए जाएंगे, कहीं कोई दुविधा नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, इसलिए चुनाव मैदान में उतारा है, ऐसी तमाम की बातें सबकी आ रही हैं। यदि सबको देखा जाए तो आप इकलौते हैं जिनको कि जीती हुई सीट से चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा। आपके लिए कहें कि आपके लिए एक आसान सीट पार्टी ने दी, इतना स्नेह आप पर विशेष क्यों दिख रहा है पार्टी का? नहीं, ऐसा झगड़ा मत कराइए, वो हमारे भाई के प्रति साधु बात। लेकिन आपके भाई का तो इसमें बलिदान हो गया उनके राजनीतिक जीवन का। मुझे लगता है ये उसका बेहद अपमान होगा।
लालच की राजनीति में और परिवारवाद में हमने अपने बाप बेटे को, माँ बेटे को, भाई भाई को टिकट के लिए लड़ते हुए देखा है। जालम सिंह जी की टिकट नहीं कटी है। जालम सिंह जी ने जो काम किया है आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि परिवार में ये सौहार्द बिना संस्कार के संभव नहीं है। वो मेरा ही परिवार है जिसने आदर्श स्थापित किया। मैं गौरवान्वित हूँ और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मेरे अनुज मुझसे ऊपर चले गए। उनने 60 साल के वो नहीं हुए और उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र मुझे सुपुर्द कर दिया। हमारे परिवार में एक परंपरा है कि हम अपने सारे आर्थिक तंत्र से 60 साल के होते ही हम वापस हो जाते हैं। मैं भी हो गया, लेकिन वो तो 60 साल के हुए नहीं है अभी। उन्होंने सारी जवाबदेही जो कर्म क्षेत्र था मुझे सौंप दिया। ये आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। गिरती हुई राजनीतिक गिरावट है उसमें ये एक आशा की किरण भी है। और इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि उनकी टिकट कट गई, मैं मानता हूँ कि उनके इस त्याग का अपमान है। एक चीज इसमें समझ में आ रही है, प्रियंका गांधी आज आई थी, मंडला में उनकी सभा थी, उन्होंने कई नई गारंटियों की घोषणा की है। चुनाव बहुत टाइट हो गया है मध्य प्रदेश का, यदि हम देखते हैं तो आप जैसे बड़े लोगों को विधानसभा चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को उतारना पड़ा है। कांग्रेस में राहुल गांधी भी आदिवासी क्षेत्र ब्योहारी में आए थे चुनाव प्रचार करने। प्रियंका गांधी का कहें कि महाकौशल में दूसरा दौरा था और तरह तरह की गारंटियां और सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज की बात कर रहा है, रोकने की बात कर रहा है, उसको लेकर उसने नोटिस भी जारी किया। कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी को, दूसरे दलों को, क्या फ्रीबीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहली चीज तो मुझे आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस के नेता इतना सरेआम झूठ बोलते जा रहे हैं, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। क्योंकि चाहे अजय सिंह मेरे क्षेत्र में गए हों और मुझ पर कोल स्कैम का आरोप लगा दिया, जबकि मैं 4 से 14 तक सांसद ही नहीं था। नोटिस मिला कानूनी, लेकिन कभी इस पर जरे नहीं हुई। आज जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि साहब आदिवासियों की अगर संख्या गिन ली जाएगी तो भाजपा घबरा रही है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक SC ST का सेंसस होता रहा है और वो सेंसस मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी वो शाही शान से झूठ बोले जा रही है। वो कह रही मनरेगा की बंद हो गई है, यहाँ पर वनों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। मध्य प्रदेश की सरकार देश की ऐसी सरकार है जिससे सर्वाधिक आदिवासियों को वन अधिकार दिए। उनने वो सुविधाएं दी, स्कूल हो, अस्पताल हो, हॉस्टल हो, स्कॉलरशिप हो, वो सब कुछ दिया जो बाकी जगह पर आसानी से मिलता नहीं है। और उसके बाद ऐसी बेबुनियाद बातें करना, झूठी बातें करना, ये दुर्भाग्य है। राज्यसभा ने मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय के फैसले का मैंने इसी राजधानी में समर्थन किया था। और मुझे लगता है कि जितनी भी हम केंद्र सरकार की योजनाएं देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में जब योजना हम बनाते हैं तो उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करते हैं और उसके खुद के किसका लाभ हुआ, इसलिए इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि हम कोई अपव्यय के समर्थक हैं। हम मानते हैं कि यदि कोई योजना बनती है तो वो सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान के लिए है, वो किसी के लालच के लिए नहीं। मुफ्त शिक्षा भी तो एक सी योजना हो सकती है जिसका इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छा आएगा तो भविष्य। है ना, नई शिक्षा नीति में आप उसको देखिए, है नई शिक्षा नीति में जिस विस्तारित तरीके से विचार हुआ है वो मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, जो आने वाले समय में गांव के लोगों के टैलेंट को ऊंचाइयां देगी। अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम हुए, वन अधिकार दिया गया। फिर पिछले चुनाव में क्यों आदिवासी आपसे छिटक गया? 31 सीटें कांग्रेस के पास चली गई। अभी भी आप भी फोकस कर रहे हैं आदिवासियों पे, प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में जा मुझे रहे हैं। लगता है कि पिछली गलती को तो सभी ने स्वीकार किया है, हमने उसका असेसमेंट किया है, उसकी बहस में मैं नहीं पड़ता। लेकिन आदिवासियों का समर्थन हमें केंद्र स्तर पर भी मिलता रहा है और राज्य स्तर पर भी मिलता रहा है। वो हमारी बड़ी ताकत है जो हमारे पास रहेगी। जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ओबीसी की बात हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल तक के वो गिर रहे हैं कि उनको 5% ही अधिकार है। राहुल गांधी का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार और शर्मनाक है। ऐसी बातें करना मतलब कमोबेश झूठ बोलने जैसा है। और आप जब ये बात कहते हैं तो जब आपकी सरकारें रही तब उसका आंकड़ा भी लेकर आइए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मंडल कमीशन के समय जो उभार था इस देश के भीतर, तब भी हम अपने रास्ते से अविचलित रहे हैं और हमेशा हमें कहते रहे हैं कि हमें उस वर्ग में ताकतवर लीडरशिप पैदा करनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हमने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया, लेकिन देश की एकता और उसकी मजबूती के लिए हम काम करते रहे। मैं उनमें से हूँ। उस समय मेरी उम्र 29-30 साल थी, लेकिन मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है लेकिन मैं पिछड़ा नहीं हूँ।
तब तक क्रीमी लेयर की बात भी नहीं थी। मंडल कमीशन के समय, तब उस समय कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था। आज भी मैं कहता हूँ देश के कितने प्रधानमंत्री पिछड़े हुए, उसमें मोदी जी का ही नाम आएगा। लोगों की जात नहीं जानते हैं, ना हमने कभी कहा, ना हमने उसकी ब्रांडिंग की है। राष्ट्रपति 75 साल बाद किस वर्ग का बना, इसके पहले तो कभी आदिवासी की याद नहीं आई, लेकिन वो भी किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का परिणाम है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का परिणाम है कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है भारत का, आज जनजाति क्षेत्र के पास है। मैं हमारे तीनों चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में हैट्रिक लगाई है हमने 18 साल में, वो तीनों पिछड़े हैं। हमारे जो उतने भी विधायक हैं वो 30% से ज्यादा पिछड़े हैं पूरे देश में। आप आंकड़ा उठा कर दी, रिकॉर्डेड है, निर्वाचन आयोग से भी ले सकते हैं, सरकारी आंकड़ा भी ले सकते हैं। सांसद 27% से ज्यादा पिछड़े। हमने तो कभी दावा नहीं किया कि हम पिछड़ों के वोट के लिए करते हैं, लेकिन जो सफलताएं हैं वो बताती हैं। कांग्रेस बता दे अपना आंकड़ा, बाकी पार्टियां बता दें जो पिछड़ों की बातें कर रही हैं। आपने किया कुछ नहीं, और जो पिछड़ा आयोग कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए वो भी मोदी सरकार ने दिया। कांग्रेस उस पर चुप बैठी रही। तो महिलाओं का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो या जनजातीय क्षेत्र का मामला हो, पहली बार इस देश में उनके लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, इनने नहीं किया। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में डोनर मिनिस्ट्री की बात करें, रहने वाले लोग जनजातीय लोग हैं, डोनर मिनिस्ट्री बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। तो मुझे लगता है कि कितनी चीजें हम गिना सकते हैं जहां पर बोलने वाले लोगों ने नहीं किया, लेकिन भारत के सशक्तिकरण के लिए, उस वर्ग के लिए जो उपेक्षित था या पीछे रह गया, उसके लिए काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जातिगत जनगणना का मुद्दा कहीं ना कहीं तो जनता पे असर करता हुआ दिख रहा है, क्या मानते हैं आप? ये नियत की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नियत की खोट। मैं कह रहा हूँ इस नियत पर चर्चा होनी चाहिए। जो कांग्रेस उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, उनकी नियत में खोट है, वो देश को कमजोर करना चाहते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन आप पे इतना हावी होता हुआ आपको दिख रहा है कि चुनाव में 23 में मध्य प्रदेश में कुछ असर करेगा या 24 में करेगा इन मुद्दों के साथ? जो बौखलाते हैं वो ताकतवर नहीं होते, इसलिए वो हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये तो टाइगर स्टेट है, यहाँ कई टाइगर है, उसमें आप बौखलाहट की बात कर रहे हैं। यहाँ तो दहाड़ की जरूरत होनी चाहिए। तो प्रहलाद पटेल जी की दहाड़ क्या होगी इस नतीजे आने के बाद? गरीब कल्याण की योजना और महिला सशक्तिकरण को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हमारी विरासतें संरक्षित हों। जिस टाइगर प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो, जंगल के बगैर शेर नहीं रह सकता, पर्यावरण के बगैर आप अच्छे राज्य नहीं बन सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, संसाधन वाला राज्य है और संभावनाओं वाला राज्य है। नर्मदा हमारे बीच से जाती है, उसके संरक्षण की चिंता करना, क्योंकि उसकी कृपा से हम फलते फूलते हैं, तो उसको भी हम कुछ वापस करें। ऐसी ढेर बातें हैं जिन पर हमें वास्तव में और तेजी के साथ काम करना होगा, और ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आपने 2 बार पैदल नर्मदा परिक्रमा की, आपके बाद दिग्विजय सिंह ने भी पैदल नर्मदा परिक्रमा की। प्रहलाद पटेल जी का जो ये रूप देखते हैं हम, इसमें कहीं ना कहीं नर्मदा मैया का बहुत बड़ा योगदान है। जो भक्ति है, जो संस्कार है, वो सारी चीज जो उठा रहे हैं। देखिए, उसका बात समझ लीजिए, मैं हर नर्मदा परिक्रमावासी की के सेवक हूँ। उसमें जाति, धर्म, ईर्षा, शत्रुता, मित्रता कोई मायने नहीं रखती, और इसलिए मैं दोनों को जोड़कर अगर कोई देखा जाएगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ। रहा सवाल उनका बयान, अगर वो EFI पर उनकी जो टिप्पणी है मुझे बेहद खराब लगती है, और मैं मानता हूँ कि आतंकवादी घटनाएं हों या उससे जुड़े हुए संगठन जो प्रतिबंधित हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की रहमी या हमारे बयान से कोई पक्ष मजबूत होता है उनका, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। प्रहलाद जी, आपके एक बयान आया था बीच में, आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2003 का रिजल्ट रिपीट होगा, लेकिन जो अभी तक के जो सर्वे आए हैं, चुनावी सर्वे, वो तो आसपास बता रहे हैं, कांग्रेस को ही ऊपर दिखा रहे हैं। आपको क्या दिखता है, क्या होगा रिजल्ट 2003? अभी भी मैं 2023 में 2003 की अपेक्षा करता हूँ, और मैं महसूस भी करता हूँ परिणाम वैसे ही आएंगे। गरीब कल्याण की योजनाएं अपना ताकत दिखाएंगी, और महिला सशक्तिकरण का जो संदेश है वो निश्चित रूप से पहुंचा है, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी मैंने इससे सवाल किया था कि आपको सबसे आसान सीट दी, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस चुनाव में पदयात्रा शुरू की अपने क्षेत्र में। पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? नहीं, मुझे लगता है सबसे सरल, सस्ता और सहज मार्ग है लोकतंत्र में पैदल यात्रा। चकाचौंध से वोटें खरीदी जा सकती है,
लोगों को दिलों को नहीं बदला जा सकता है। समर्थन जुटाने के लिए भीड़ जुटाई जाना और भीड़ का आना, दोनों में अंतर होता है। लोग वाहन से नहीं आते हैं। अगर कोई आपके साथ 13 किलोमीटर पैदल चलता है तो वो मजदूर नहीं हो सकता है। ये गलतफहमी लोगों को दूर कर लेनी चाहिए। मैं सदैव मानता हूँ कि हमें जमीन पर खड़े होकर ही अपनी बातें करना चाहिए। मेरे लिए उस दिन गौरव का दिन था। 40 साल पहले मैंने उसी गांव में, जब ना मैं उम्मीदवार था न वो ये मेरा कार्य क्षेत्र था, ये होशंगाबाद लोकसभा का हिस्सा था और मैं सिवनी लोकसभा में काम कर रहा था। स्वर्गीय नगीन कोचर उम्मीदवार थे। इस गांव में मैंने 40 साल पहले लोकसभा के चुनाव में कमल बनाए थे, क्योंकि वहां पर कमल का चिन्ह नहीं था। और 84 का चुनाव कैसा था ये सबको पता है। लेकिन मैं रात भर इस गांव में चिन्ह बनाता रहा था जब तक हमारे पास गेरू खत्म नहीं हो गई, क्योंकि मेरे अलावा किसी को कमल बनाना आता नहीं था। तो मुझे लगता है कि 40 साल बाद भी आपकी इतनी लंबी यात्रा के बावजूद भी आप कार्यकर्ता के भाव से हैं, ये खुद के आकलन के लिए भी ठीक है और समाज के लिए भी ठीक है। प्रहलाद जी, अंतिम सवाल, एक जो कि जाति की बात बहुत हो रही है और आप उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की एक पूरे बेल्ट में है। लोधी समाज की बात करें या ओबीसी में एक वर्ग है, तो क्या इस वर्ग में कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे, फिर उमा भारती जी रहीं, प्रहलाद पटेल जी वो जगह लेते हुए मध्य प्रदेश के मार्फत पूरे देश में दिख रहे हैं? मुत्तोड़ा नेता अपने आप को मानता ही नहीं। कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, उनके मुकाबले तुलना करने के लिए तैयार ही नहीं, सोच ही नहीं होता मेरा कि मैं उतना बड़ा नेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज के साथ चर्चा के लिए। तो सुना आप